बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पुष्पभूति वंश। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक दिन और बात किया था आपसे और कुछ हिस्सा रह गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। और मैं फ्रेश ही बनाया था इस वीडियो को, तो इसमें हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था वो देखेंगे। और इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हर्षवर्धन के बारे में जो बाणभट्ट था उन्होंने कैसे अब लिखा था उसके बारे में। ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि हर्षरी जो था वो किसने लिखा था, तो बाणभट्ट ने लिखा था। तो उसी के शासनकाल को हम लोग देखेंगे पुष्पभूति वंश में जो था। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखाया तो आपको, यह है पुष्पभूति वंश के हर्षवर्धन और यह पुष्पभूति वंश डायनेस्टी जो स्टार्ट हुआ था 606 ईस्वी से 647 तक। तो आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार कि द वर्धन डायनेस्टी आल्सो नोन एज द पुष्पभूति वंश। वर्धन डायनेस्टी को ही पुष्पभूति वंश बोला जाता है। रूल्ड पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है, जो जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे यूपी हो गया, जालंधर हो गया, ये सब एरिया। ठीक है, इट इज़ जेनिथ अंडर द इट्स रियल लास्ट रूलर हर्षवर्धन। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो हर्षवर्धन था, ये था कौन? देखिए, जब गुप्त साम्राज्य जो अंत हुआ, जब गुप्त साम्राज्य अंत हुआ तो उसके बाद हरियाणा में एक जगह है अम्बाला। हरियाणा में एक जगह है अम्बाला, और अम्बाला ज़िला में एक है थानेश्वर नाम का एक जगह है। ठीक है, वहीं पे सबसे पहले पुष्पभूति वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, और ये फेमस क्यों हुआ था? पुष्पभूति वंश ने एक युद्ध लड़ा था जिसको बोलते हैं हूणों का युद्ध। ठीक है, तो हूणों के युद्ध के बाद, हूणों से युद्ध करने के बाद ये फेमस हो गया था। तो हर्षवर्धन का जो पिता था उसको प्रभाकर वर्मन बोला जाता था, और प्रभाकर वर्मन का 2 बेटा था और 1 बेटी थी। प्रभाकर वर्मन का 2 बेटा और 1 बेटी, जिसमें से बेटा में एक था आपका, उसका नाम था हर्षवर्धन, और एक और बेटा जो था उसका नाम था राजवर्धन, और एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था राजश्री। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन जो था वो पुष्पभूति वंश का चौथा शासक था पुष्पभूति वंश का। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्रभाकर वर्मन और हर्षवर्धन, अगर उसका पिता मरता है प्रभाकर वर्धन, तो शासक तो कोई चलाएगा ना, उसका बेटा ही चलाएगा ना। तो 2 बेटा था, एक था राजवर्धन और एक था हर्षवर्धन, और एक था बेटी। तो बेटी का जो शादी, यानी कि हर्षवर्धन का जो बहन था उसका शादी जो है वो किया गया था मौखरी वंश का जो शासक था उससे किया गया था। ठीक है, तो जब उसका पिता मारा गया, ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो था जब मारा, तो उसके बाद राजवर्धन जो था वो गद्दी पे बैठा। ठीक है, और गद्दी पे बैठने के बाद ही उसको सबसे पहले एक युद्ध लड़ना पड़ा जिसको बोलते हैं मालवा का युद्ध। तो जब ये मालवा का युद्ध लड़ के राजवर्धन वापस आ रहा था, हुआ क्या था कि जब उसके बहन का शादी हुआ, उसके बाद हर्षवर्धन ने कहा कि मैं जा रहा हूँ युद्ध लड़ने के लिए मालवा से, लेकिन राजवर्धन ने कहा कि नहीं, आप घर पे रहिए, घर को संभालिए, मैं जाता हूँ युद्ध लड़ने के लिए। तो राजवर्धन गया लड़ने के लिए। देखिए, मालवा का युद्ध हुआ, उसमें वो जीत भी गया, लेकिन जब वो वापस लौट रहा था तो एक गौर वंश का शासन था, गौर वंश का शासक था जिसका नाम था शशांक। ठीक है, तो शशांक ने राजवर्धन का हत्या कर दिया। तो उसके बाद एक ही भाई बचा, तो उस भाई का नाम था हर्षवर्धन, तो उसको गद्दी पे बैठना पड़ा। कोई तो गद्दी संभालने वाला होना चाहिए ना। तो वो थानेश्वर में एक जगह है, मैंने आपको बताया था
जो कि अम्बाला में पड़ता है, थानेश्वर, तो उसकी गद्दी पर बैठा। और इस सब के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो ये मिलेगा। हर्षचरित एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसको लिखा था वानभट्ट ने, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो जब हर्षवर्धन ने शासन किया था वो तो 41 साल तक हर्षवर्धन ने शासन किया और इन्होंने अपने राज का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। जैसे कि जालंधर हो गया, पंजाब, कश्मीर, नेपाल और वल्लभी, यहाँ तक इसका शासन चलता था। ठीक है। और साथ ही साथ आर्यावर्त जो था उसको भी अपने अधीन में कर लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, हर्ष ने एक युद्ध लड़ा जिसको बोलते हैं बादामी के चालुक्य वंश जो था उसका शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। तो उससे जो है हर्ष को हारना पड़ा था, यानी कि हार का सामना करना पड़ा था। चालुक्य वंश का जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय उससे हारा था। ठीक है। इसके बारे में जो जानकारी मिलता है वो ऐहोल प्रशस्ति का जो उल्लेख है उसमें मिलता है, ऐहोल प्रशस्ति में, कि जब हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हारा था। ठीक है। उसके बाद आप वानभट्ट को तो जानते हैं। वानभट्ट जो था उसको बोला जाता था यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता था इसको, वानभट्ट को। ठीक है। तो वानभट्ट जो था तो उन्होंने तो लिखा था हर्षचरित बुक। और एक और जो ट्रैवलर जिसको बोलते हैं यात्रा वृतांत जो होता है, मैं आगे वाले स्लाइड में लिखता हूँ। तो वो जो था यात्रियों का राजकुमार जिसको हम लोग बोलते हैं वेनसांग, वेनसांग, ये भारत आया था 630 ईस्वी में और 640 तक भारत की धरती पे रहा। ठीक है। और वेनसांग ने भी हर्ष के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो उससे युद्ध हारने के बाद क्या हुआ कि हर्ष जो था वो कन्नौज को अपना राजधानी बनाया था। कन्नौज जो था उसको अपना राजधानी बनाया। और हर्षवर्धन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको शिलादित्य भी बोलते हैं। ठीक है। तो हर्षवर्धन जो था वो बहुत ही अच्छा शासक था, उतना झगड़े के पीछे भी नहीं रहता था। ठीक है। अगर हाँ राज्य का बात हो, अगर अपना जगह हथियाने का बात हो तो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और साथ ही वो एक बहुत ही अच्छे कवि भी थे, वो लिखते भी थे बहुत अच्छा। जैसे कि आपने नाम शायद सुना होगा नागानंद और रत्नावली या प्रियदर्शिका जो है, इनका बहुत ही फेमस बुक सब है, नाटक सब है जो इन्होंने लिखा था। और हर्षवर्धन जो थे वो बौद्ध धर्म को बहुत फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म जो था उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिदिन 500 ब्राह्मण और 1000 बौद्ध भिक्षु जो था उसको खाना खिलाया करते थे। ठीक है। और हर्षवर्धन के टाइम में ही 643 में जो है कन्नौज में 2 विशाल सभा का आयोजन किया गया था। तो आपसे पूछ क्या सकता है, हर्षवर्धन के टाइम का 2 ही 3 चीज़ आपसे पूछ सकता है कि एक तो हर्षचरित जो लिखा था वानभट्ट ने वो आपसे पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है हर्षवर्धन के टाइम में कि हर्षवर्धन ने किससे युद्ध हारा था। ठीक है। तो हर्षवर्धन ने युद्ध हारा था पुलकेशिन द्वितीय से। और आपसे पूछ सकता है कि हर्षवर्धन ने शासन कब से स्टार्ट किया था, तो ये 606 ईस्वी से स्टार्ट किया था। अगर इसके भाई का नाम अगर पूछे तो वो था राजवर्धन, और इसके अगर पिता का नाम पूछे तो वो था प्रभाकर वर्धन। ठीक है। और हर्षवर्धन के टाइम में जैसे कि इस राज को चलाने के लिए कुछ पोस्ट हुआ करते, जैसे कि अवंती है, सिंहनाद है, कुंतल है, ये सब चलाते थे। इसको तो बोला क्या जाता था, तो अवंती जो था
अवंती। तो अवंती जो होता था वो युद्ध और शांति का मंत्री होता था, युद्ध और शांति का मंत्री होता था। सिंहनाद जो होता था वो हर्ष का महासेनापति होता था, सिंहनाद। और कुंतल जो होता था वो अश्वसेना का मुख्य अधिकारी होता था। ठीक है, तो हर्ष के बारे में बस इतना ही कुछ, इसे ज़्यादा आपसे पूछ भी नहीं सकता किसी एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि एक तो वेनसंग के बारे में पूछेगा और एक वानभट्ट के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो नाटक लिखा था जैसे कि नागानंद, रत्नावली या प्रियदर्शिका, ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। नहीं तो एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि इसके जो दरबार में जो कवि रहते थे, ठीक है, उस सब का आपसे अगर नाम पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 नाम याद रख लीजिए। जैसे एक वान था, एक मयूर था, और एक हरिदत्त था, और एक जयसेन। एक जयसेन, एक हरिदत्त, एक मयूर और एक वान। ठीक है, जैसे कि अकबर के टाइम में आपने नौरत्न का नाम सुना होगा, जिसमें अमीर खुसरो भी करके था। तो वैसे इसके टाइम में कुछ कवि होते थे और कुछ लेखक होते थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन के टाइम का इतना कुछ काफ़ी है। आप एक नोट्स बना लीजिए, जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसको एक नोट्स में बना के रख लीजिए, इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा।